Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be doing the 5 statement parajumble part 2, and this is your weekly schedule. So without wasting any further time, let's begin with the today's session. Okay, so here is set 1. Okay, and first we'll read it out and we'll try to understand what this passage is all about. Okay, this parajumble is all about, and then we will sequence it in the right manner. Okay, तो क्या बोल रहा है? The work of many brilliant scholars is increasingly showcasing the crucial role of state capacity and public institutions in encouraging long-run political and economic development. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्कॉलर्स हैं, जो ब्रिलियंट स्कॉलर्स हैं, उनका जो वर्क है, उनका जो रोल है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है. ठीक है, और क्या बता रहा है कि इट शोज द क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट कैपेसिटी एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन एनकरेजिंग लॉन्ग रन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो उनका वर्क जो है वो बहुत ही क्रूशियल होता है. ठीक है, और जो रोल जो होता है जो स्टेट कैपेसिटी में होता है और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, तो दे आर इन इंकरेजिंग लॉन्ग रन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही बहुत क्रूशियल होता है स्कॉलर्स का वर्क. ठीक है, ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? विथ अ क्वीर फीलिंग इनसाइड मी आई रियलाइज दैट आई एम मियरली द कस्टोडियन ऑफ द सेक्रेड ट्रेडिशन एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग इट ऑनरेबली विदाउट डिबेसिंग इट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? किस टाइप की फीलिंग की बात कर रहा है? क्वीर फीलिंग. क्वीर फीलिंग मतलब क्या होता है? डिफरिंग इन सम वे फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल. ठीक है, मतलब नॉर्मल से हटके जो फीलिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वीर फीलिंग बोलेंगे. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि विथ अ क्वीर फीलिंग इनसाइड मी, मतलब कि जो पर्सन, जो ऑथर है या जो राइटर है, वो अपने बारे में बता रहा है कि उसको किस टाइप का फीलिंग है? नॉट नॉर्मल. ठीक है, और क्या बोल रहा है? आई रियलाइज दैट आई एम मियरली द कस्टोडियन ऑफ अ सीक्रेट ट्रेडिशन. ठीक है, तो कस्टोडियन कौन होता है? जो रक्षक. ठीक है, तो बोल रहा है कि मैं सिर्फ एक रक्षक हूं ऑफ द सेक्रेड ट्रेडिशन. ठीक है, किसी ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहा है. एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द ऑनरेबली विदाउट डिबेसिंग इट. ठीक है, और बोल रहा है कि जो काम जो है उसको मैं ऑनरेबली अपहोल्ड करूंगा और विदाउट डिबेसिंग इट, मतलब विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी और सैंक्टिटी ऑफ समथिंग. ठीक है, ओके, तो ये किसी रोल के बारे में बात कर रहा है, किसी एक वर्क के बारे में बात कर रहा है जो कि बहुत ही सेक्रेड है और बहुत ही ऑनरेबल है. ठीक है, तो वो क्या है वो हमें अभी तक नहीं पता है. ठीक है, तो हम उसको आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. आई एम रिमाइंडेड ऑफ द सेइंग वन कैन नेवर एक्चुअली ओन अ Patek Philippe. One merely looks after it for the next generation. When I look at the board in my office room in North Block that contains the photograph of Tagore, Gandhi, Nehru and other eminent people. ठीक है, तो बोल रहा है कि जब मैं अपने नॉर्थ ब्लॉक के जो ऑफिस है, मैं वहां पे बैठता हूं, तो वहां पे जो बोर्ड पे जो टैगोर के, जो रविंद्रनाथ टैगोर का फिगर है, फोटोग्राफ है, या गांधी जी का है, या नेहरू जी का है. ठीक है, और जो बहुत अदर एमिनेंट पीपल, जो कि बहुत ही विख्यात आदमी है, ठीक है, जिन्होंने कुछ देश के लिए किया है, तो उनका जब मैं पिक्चर देखता हूं तो मुझे क्या दिमाग में आता है? ठीक है, कि वन कैन नेवर एक्चुअली ओन पटेक फिलिप. अच्छा, ये पटेक फिलिप क्या है? ठीक है, ये एक ब्रांड है वॉच का. ठीक है, ब्रांड है वॉच का, बट ये लग्जरी ब्रांड है. ठीक है, तो बोल रहा है कि एक लग्जरी ब्रांड वॉच जो है हम कभी भी ओन नहीं कर सकते हैं. हम सिर्फ उसको देख सकते हैं और उसका रक्षा कर सकते हैं और उसको हम नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. उसको हम खरीद नहीं पाएंगे. क्यों? बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है, ओके, तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है? बिकॉज वहां पे कहीं ना कहीं वो ये जो पर्सनैलिटीज हैं, टैगोर हैं, गांधी है, नेहरू हैं, ठीक है, तो इनसे ये कंपेयर कर रहा है कि जिस विख्यात टाइप के जो ये लोग थे, ठीक है, उसी तरीके से जो लग्जरी ब्रांड का जो ये वॉच है, ये भी उसी तरीके से हम चाहें भी तो हम वो गांधी, नेहरू या टैगोर जैसा नहीं बन सकते हैं. ठीक है, हम उनकी जो विरासत है उसको अपने नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पटेक फिलिप का यहाँ पे एग्जांपल देने का सिर्फ एक ये रीजन था कि उसको कंपैरिजन करना था टैगोर, गांधी एंड नेहरू से. ठीक है, ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है?
माई ड्रीम वॉज फुलफिल्ड व्हेन आई फॉलोड रघुराम राजन। ठीक है, तो रघुराम राजन कौन है हमें पता है, ये हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में सबको पता ही होगा। तो क्या बोल रहा है कि माई ड्रीम वॉज फुलफिल्ड व्हेन आई फॉलोड रघुराम राजन रिसेंटली, मतलब किसी तरीके से फॉलो किया, हो सकता है गवर्नर हो गया हो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एंड अदर एमिनेंट पीपल लाइक आई.जी. पटेल, वी.के. रामास्वामी, मनमोहन सिंह, अशोक मित्रा, बिमल जलान, शंकराचार्य एंड कौशिक बसु हु अडोर्न्ड द पोस्ट इन द पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है, ये पोस्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब ये कौन सा पोस्ट है ये तो हमें नहीं पता, मगर हमें यहाँ पे जब रघुराम राजन का जब नाम ले रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि हो सकता है कि ये आरबीआई का गवर्नर का पोस्ट के बारे में ही बात कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो बी ऑप्शन जो है आपका जो सेंटेंस है, इसमें क्या बोल रहा है कि आई एम मेयरली अ कस्टोडियन ऑफ द सेक्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, तो ये सेक्रेट ट्रेडिशन और ये जो रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग इट ऑनरेबली विदाउट डिबेसिंग इट, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये किसी ना किसी पोस्ट के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पोस्ट से ही रिलेटेड सारा चीज है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, एवरी इंडियन इकोनॉमिस्ट हु लॉन्ग्स टू हैव say in the finance planning for the country want the job of a chief economic advisor। ठीक है, अच्छा ये पोस्ट कौन सा है जिसके बारे में बात हो रहा था, ये पोस्ट यही है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पोस्ट के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एवरी इंडियन इकोनॉमिस्ट, जितने भी इंडियन में इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनका क्या ड्रीम होता है कि वो कभी ना कभी वो फिनेंस प्लानिंग में अपना कोई योगदान दे पाए। ठीक है, हैव से मतलब कि अपना योगदान दे पाए। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग में। ठीक है, फॉर द कंट्री, एंड किस टाइप का जॉब को वो फोकस कर रहा है, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पोस्ट के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि ये टोटल जो आपका जो पैराजंबल है ये किस पे बेस्ड है, ये एक पोस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, और वो पोस्ट क्या है, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पोस्ट है। ठीक है, ओके, अब हमें ये समझना है कि इसका आखिर पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो जैसे मैंने बताया था कि अगर हम इसको लॉजिकल फ्लो से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो लॉजिकल फ्लो मेथड में क्या होता है कि आप लॉजिकली चीजों को पिकअप करते हो। ठीक है, तो अगर इसका पहला सेंटेंस अगर आपको पिकअप करना रहेगा, तो आपको पता है कि ये टोटल जो पैसेज है किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ये आपका एक पोस्ट से रिलेटेड बात कर रहा है जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का है। ठीक है, तो विदाउट एनी कंफ्यूजन और डाउट आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो ई है इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराजंबल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सबका एक ड्रीम होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में उनका कहीं ना कहीं उनका योगदान रहे। ठीक है, और दे वांट द जॉब ऑफ अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, ओके, और यहाँ पे जो आपका जो ये तो बात कर लिया पोस्ट के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद क्या सेकंड सेंटेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस पोस्ट के बारे में हमें और भी क्लैरिटी देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, 2 सेंटेंस में लिया हुआ है, एक में लिया हुआ है आपका टैगोर, गांधी एंड नेहरू का, और एक में आपका दिया हुआ है आई.जी. पटेल, वी.के. रामास्वामी, मनमोहन सिंह, अशोक मित्रा, बिमल जलान एंड शंकराचार्य एंड कौशिक बसु के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका जो ऑप्शन जो आपका जो सेंटेंस डी है, तो इसमें ये जो भी है मनमोहन सिंह, अशोक मित्रा, बिमल जलान, ये सब क्या रहे, ये सब कभी ना कभी आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, या इनका जो फाइनेंशियल प्लानिंग में कहीं ना कहीं इनका योगदान रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है कि इससे ये जो सेंटेंस है आपका बहुत ही रिलेट कर रहा है। ऑप्शन ई जो है, जो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, उससे आपका बहुत ज्यादा आपका ये जो है रिलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माई ड्रीम, ये मेरा ड्रीम क्या था, ये जो माई ड्रीम है ये क्या था, माई ड्रीम वॉज टू बिकम द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड हैव अ से इन द फाइनेंशियल प्लानिंग, यही ड्रीम था। ठीक है, तो ये ड्रीम जो है, तो ये इसके बारे में ही बात कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका क्या होगा, आपका सेकंड सेंटेंस होगा आपका। ठीक है, ओके, अब ये ड्रीम के बारे में पता चल गया। ठीक है, और ये जो आपका जो सी में जो है, यहाँ पे एक एग्जांपल जो पटेक फिलिप का लिया है और उसको कंपेयर किया है किससे, टैगोर, गांधी एंड नेहरू से। ठीक है, बोल रहा है कि कभी भी हम पटेक फिलिप जो है हम उसको नहीं ओन कर पाएंगे, हम सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, यू कैन बी द कस्टोडियन एंड यू कैन जस्ट लुक आफ्टर इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि आप अगर जिस पोस्ट पे रहोगे, ठीक है, तो जो पोस्ट पे रहोगे तो वहां पे क्या आपका ऑनर और आपका इंटेग्रिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और जो आपका जो ये जो 3 पीपल हैं, जो टैगोर, गांधी एंड नेहरू का जो एग्जांपल लिया है, ठीक है,
तो ये लोग कौन है, ये लोग बहुत ही ऑनरेबल पीपल रहे हैं, ठीक है, और इनको कंट्री जो है इनको बहुत अच्छे से जानती है, हर कोई बच्चा जानता है इनके बारे में, ठीक है। और यहाँ पे इसको कंपेयर क्यों कर रहा है, बिकॉज आप उस पोस्ट पे जा चुके हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ना कि इस पोस्ट पे जाना सबका एक ड्रीम होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, आई एम रिमाइंडेड ऑफ द सेइंग, क्योंकि आप जब उस पोस्ट पे चल जाओगे तो आपको कुछ कुछ बातें याद आएंगी जो किसी ने कभी ना कभी किसी ने आपको कहा होगा। तो वो सेइंग क्या था कि वन कैन नेवर एक्चुअली ओन अ पटेक फिलिप, वन मेयरली लुक्स आफ्टर इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो इन लोगों को देख के उसने ऐसा कहा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। और जब आप उस पोस्ट पे चल जाओगे तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आपका कहीं ना कहीं बात करेगा उस पोस्ट का इंटेग्रिटी और ऑनर के बारे में, जो कि आपका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि मुझे एक क्वीर फीलिंग, ऐसा फीलिंग अंदर से आ रहा है, ठीक है। क्यों, बिकॉज आई रियलाइज दैट आई एम मियरली द कस्टोडियन ऑफ द सीक्रेट ट्रेडिशन। मतलब जो सीक्रेट ट्रेडिशन क्या है, जो पोस्ट, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो आपका जो पोस्ट है, ठीक है, तो आप उसके क्या है, आप उसके कस्टोडियन है, ठीक है। और आप अगर उस पोस्ट पे जाओगे तो आपको ऑनरेबली उसको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, अपहोल्डिंग द ऑनर ऑफ दैट पोस्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स ये आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन 5 में क्या बता रहा है कि द वर्क ऑफ मेनी ब्रिलियंट स्कॉलर्स इज इंक्रीजिंगली शोइंग द क्रूशियल रोल ऑफ स्टेट्स कैपेसिटी एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंकरेजिंग द लॉन्ग रन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ब्रिलियंट स्कॉलर्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनका जो है बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है, ठीक है। कहाँ, स्टेट में और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में होता है, ठीक है। तो ये आपको सुनने से भी आपको लग रहा है कि ये कंक्लूडिंग सेंटेंस ही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हमने इसको डिकोड किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले बात क्या कर रहा है, किस चीज के बारे में बात कर रहा है, एक पोस्ट के बारे में बात कर रहा है, जो कि है आपका चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होना किसी भी कंट्री का, वो सबका एक ड्रीम होता है, जिसके बारे में ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। और वहां पे एग्जाम्पल से भी साइट किया हुआ है, ठीक है, जिनका नाम है आई के पटेल है, वी के रामास्वामी है, मनमोहन सिंह है, अशोक मित्रा, बिमल जलान है, शंकराचार्य एंड कौशिक बसु, ठीक है, ओके। सो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका हम करेक्ट सीक्वेंस लिख लेते हैं। इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ई डी सी बी एंड ए, ठीक है। ये बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में आपका पड़ गया, ठीक है। सो आई गेस आपको क्लियर होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट, ओके। तो ये नेक्स्ट सेट में क्या बात कर रहा है, इसको हम पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। इट रिमाइंडेड अस ऑफ द अर्जेंट नीड फॉर क्रिस्प एंड ऑन मैसेज जजमेंट्स फॉर मेनी रीजंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, क्रिस्प मतलब बिल्कुल ही कड़क बात बोलना है, ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट में बात करना है। कड़क मतलब क्या, क्रिस्प मतलब कि आपका छोटे से सेंटेंस में सारा चीज कवर अप हो जाना चाहिए और एकदम सटीक बात होना चाहिए। क्रिस्प मतलब यही है, ठीक है। और ऑन मैसेज जजमेंट मतलब कि आपको हो सकता है कि आपको कुछ वैसा आपके सामने वैसा कुछ प्रेजेंट हुआ होगा, वैसा सिचुएशन, ठीक है, तो आपको तुरंत ही ऑन द स्पॉट आपको क्या जजमेंट आपको लेना पड़ता होगा। तो इसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इट रिमाइंडेड अस ऑफ द अर्जेंट नीड, ठीक है, अर्जेंट नीड फॉर क्रिस्प एंड ऑन मैसेज जजमेंट फॉर मेनी रीजंस, ठीक है। अब ये रीजंस क्या है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में। इट इज नॉट अनकॉमन to see hundreds of pages of erroneously drafted judgments that states the same point again and again, and this has to be pointed out many times by critics within and outside the judiciary। अच्छा, ये जुडिशरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका हंड्रेड्स ऑफ पेजेस के बारे में बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं किसी जजमेंट से रिलेटेड ही बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हंड्रेड्स ऑफ पेजेस ऑफ erroneously ड्राफ्टेड जजमेंट्स, ठीक है। तो ये किसी केस से रिलेटेड ही बात कर रहा है, किसी जजमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कॉमन नहीं है, मतलब कि ये इट इज नॉट रेयर टू सी 100 ऑफ पेजेस erroneously ड्राफ्टेड। erroneously मतलब कि wrongfully, इसका मतलब क्या हो गया, wrongfully, ठीक है। तो बोल रहा है कि इट इज नॉट रेयर टू सी हंड्रेड्स ऑफ पेजेस erroneously drafted judgments that states the same point again and again, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है, और इसको जो है बार बार क्या किया जाता है, पॉइंट आउट किया जाता है बाय
critics within and outside the judiciary, ठीक है। तो अगर आप किसी अपना कोई बात अगर आप किसी के सामने रखते हो तो आप उसको क्या बाय एग्जांपल आप उसको सपोर्ट करते हो, ठीक है। तो आपका जब जुडिशरी में मान लीजिए कि किसी कोई केस चल रहा है, उस पर कोई जजमेंट पास होना है, तो अगर आपको वहां पे अपने बात को अगर पुख्ता तरीके से रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं से आपको वो चीज आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, ठीक है, जो पहले जजमेंट्स हो रखे हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ बात कर रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं और क्या है बात। अर्लियर दिस मंथ द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द वे इन विच द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज टू बी गवर्न। अच्छा, तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहीं पे है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अर्लियर दिस मंथ क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द वे इन विच नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज टू बी गवर्न। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है उसको कैसे गवर्न करना है, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा से ही एक मुद्दा रहा है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि बाकी स्टेट्स में अगर हम देखते हैं तो गवर्नर का जो होता है रोल क्या होता है, यहाँ पे हमेशा टसल रहता है बिटवीन द सीएम ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नर, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है। तो बाकी स्टेट्स में हम क्या देखते हैं कि गवर्नर के पास लेस पावर्स होते हैं, ठीक है, और सीएम के पास टोटल पावर होता है, ठीक है। बट दिल्ली एक ऐसा आपका यूनियन टेरिटरी है जहां पे आपका गवर्नर के पास ज्यादा पावर है एंड सीएम के पास आपका कम पावर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट वन हैड टू स्कैन ओवर 5 centuries of pages of judgment to comprehend the demarcation of powers between the lieutenant governor and the elected government, ठीक है। जैसा कि मैंने बात किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में हमेशा क्या रहता है, टसल रहता है दिल्ली में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक इंसान को क्या करना पड़ेगा, जो 5 centuries है, 5 centuries से जो जजमेंट्स उसके ऊपर जो आ रहा है इस मैटर को लेके, तो उसको स्कैन करना पड़ेगा और कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा, ठीक है, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या पावर्स है एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो सीएम है उसका क्या पावर है, ठीक है। यही बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा इन जुडिशियस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस इन 2016 जजमेंट इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स that ran into 228 words separated by over 6 commas and 17 ands in a case in point, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दीपक मिश्रा जो थे उनका एक 2016 का जो जजमेंट था, ठीक है, और वो किस केस से रिलेटेड था, जो आपका था सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ऑर्स, इसके बीच में केस था और इसके ऊपर जो जजमेंट उन्होंने जो पास किया था, तो उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें 228 वर्ड्स का यूज किया गया था, उसमें 6 कॉमास का यूज किया गया था और 17 एंड शब्द का प्रयोग किया गया था एक जजमेंट को पास करने के लिए, ठीक है। ओके, तो आपको पता है कि जो भी आपका जो कोर्ट में जो भी जजमेंट होता है तो उसको बहुत सलीके से उसको फ्रेम किया जाता है ताकि उसमें कुछ भी लूपहोल्स इफ एंड बट्स ना रहे, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड आपका बात कर रहा है। तो अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये टोटल जो पैराजंबल है ये आपका रिलेटेड टू द डिमार्केशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, मगर यहाँ पे इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अर्लियर दिस मंथ क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कैसे गवर्न किया जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन आपका मुद्दा रहा, ठीक है। इसी चीज को लेके ही सारा कुछ वाद या विवाद हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ दिस पैराजंबल, ठीक है। ओके, तो ये तो आपका पता चल गया कि ये एक डिसीजन हुआ जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ठीक है। और उसमें क्या बोल रहा है कि वन हैड टू स्कैन ओवर 500 centuries ऑफ पेपर of judgment to comprehend the demarcation of powers between lieutenant governor and elected government, ठीक है। तो ये 5 centuries of pages of judgment के बारे में क्यों बात कर रहा है, क्योंकि ये जो केस जो चला, जो आपका एनसीआर पे रिलेटेड, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली है, ठीक है, एनसीआर नहीं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है, इसके ऊपर जो केस चल रहा था, ठीक है, तो वो किसके बीच में था, आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में था, ठीक है, जिसके बारे में आपका ऑप्शन डी में बात किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये
जो ऑप्शन सी था ये क्या था, ये केस था, और ऑप्शन डी जो है ये क्या था, ये मुद्दा था कि किस चीज को लेके यहाँ पे हो रहा है। ये आपका जो मेन जो आपका जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आपको दिख रहा है, वो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। ठीक है, ओके। अब ये तो आ गया हमारा सेकंड सेंटेंस हो गया, बट अब तीसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 5 सेंचुरीज ऑफ पेपर्स ये जो बताया जा रहा है, ठीक है, 5 सेंचुरीज ऑफ पेपर्स जो बताया जा रहा है, पेजेस ऑफ जजमेंट जो बताया जा रहा है, तो ये इतना पढ़ने का टाइम किसके पास होता है? किसी के पास टाइम होता है? होता है, पढ़ते हैं। ठीक है, मगर इसी चीज को क्या करते हैं हम लोग, क्रिस्प तरीके से हम उसको पेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, इट रिमाइंडेड अस ऑफ द अर्जेंट नीड फॉर क्रिस्प एंड ऑन मैसेज जजमेंट्स फॉर मेनी रीजंस। ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन दे रहा है कि अगर आप क्रिस्प तरीके से ऑन मैसेज जजमेंट्स को आपको अगर रखोगे, ठीक है, तो उसका जो नीड है वो अराइज हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको इतना सारा पेजेस को देखना पड़ा होगा। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन बी और ई बचता है। ठीक है, ओके, तो क्या बोल रहा है बी में, इट इज नॉट अनकॉमन टू सी 100 ऑफ पेजेस erroneously drafted judgments that states the same point again and again, and this has to be pointed out many times by critics within and outside the judiciary। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक ही पॉइंट को बार बार पॉइंट आउट किया जाता है और क्रिटिक्स के द्वारा रखा जाता है इनसाइड एंड आउटसाइड द जुडिशरी। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो है ये इट इज नॉट रेयर। ठीक है, ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आपका केस रहता ही है जिसमें आपको ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चीज का जरूरत होता होगा, आपको क्रिस्प एंड ऑन मैसेज जजमेंट्स का आपको जरूरत होता है, अर्जेंट नीड होता है। ठीक है, तो ये जो अर्जेंट नीड था ये किसके लिए था, ये आपका इसी चीज के लिए था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 4th सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 5th सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें क्या बता रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने क्या किया, जो अपना जो वर्डिक्ट दिया, ठीक है, जो उसने अपना जो सेंटेंस दिया 2016 के जजमेंट में, उसका एग्जाम्पल को साइट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड और उसमें क्या 228 वर्ड्स का यूज किया गया है। ठीक है, एंड इट इज सेपरेटेड ओवर बाय 6 कॉमास एंड 17 एंड्स। ठीक है, तो आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा कि ये हम कैसे डिकोड करेंगे, कि ये आपका लॉजिकल फ्लो कैसे फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम करेक्ट सीक्वेंस लिख लेते हैं तो वो क्या होगा, आपका सी डी ए बी एंड ई, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। ठीक है, सो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. Thank you so much.